हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर एक नए वीडियो के साथ में आपके सामने। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिसलेनियस प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड। जो लोग एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग या अदर गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इसके अलावा जो लोग अभी क्लास 12 या 11 में हैं, जो लोग आर्ट्स लेके पढ़ाई कर रहे हैं और उनको पॉलिटिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, तो ये वीडियो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा वीडियो है, हमारा जो पहला जो स्लाइड है इस वीडियो का, उस वीडियो में हम लोग मूव करते हैं। तो सबसे पहला स्लाइड क्या है, चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक बुक से रिलेटेड है और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज इज़ रिटन बाय। सो आप लोग को 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिया गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, एमके गांधी या सुकार्नो। इसका आंसर आपको बगल में नोट करके मैंने लिख दिया है। इसका परफेक्ट आंसर होगा एमके गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, इनका पूरा नाम था। देखिए, हिंद स्वराज या हम लोग इसे इंडियन होम रूल भी कहते हैं और 1909 में ये बुक जो है पब्लिश हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है, यूनिटी एंड स्ट्रगल ऑफ अपोजिट बिलोंग्स टू विच थ्योरी। आपको आंसर बताना है, यूनिटी एंड स्ट्रगल ऑफ अपोजिट्स बिलोंग टू विच थ्योरी। ये कौन से थ्योरी से बिलोंग करता है, ये आपको आंसर देना है। तो चलिए इसके आंसर को समझने से पहले 2 नोट समझ लेते हैं। तो यूनिटी एंड स्ट्रगल यदि बात करें तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी से ये मिलता जुलता है, या आप कह सकते हैं कि यूनिटी एंड स्ट्रगल जो है ये अपोजिट बिलोंग्स टू कार्ल मार्क्स की थ्योरी से ये बिलोंग करता है। क्या बोला गया था इसमें? बोला गया, इट इज़ द मार्क्सिस थ्योरी दैट seeks to explain everything in terms of change which is caused due to constant contradictions of mutually opposite forces found in matter। एक साथ रहते क्या होता है कि धीरे धीरे यूनिटी में भी एक स्ट्रगल देखने के लिए मिलता है, जिसे हम लोग अपोजिट थ्योरी कहते हैं। दूसरे फोर्सेस की यदि बात करें तो लॉ ऑफ ट्रांजिशन ऑफ क्वांटिटी टू क्वालिटी, लॉ ऑफ नेगेशंस ऑफ नेगेशन, लाइक लॉ ऑफ यूनिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अपोजिट्स। कभी कभी जहाँ पे यूनिटी होता है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये थ्योरी उसी से रिलेटेड है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमारा इसमें लिखा गया है और ये है, हेरिडिटरी एग्जीक्यूटिव इज़ फाउंड इन। हेरिडिटरी एग्जीक्यूटिव कहाँ मिलता है हम लोगों को देखने के लिए, इसका आंसर आपको देना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सो पहले ले लेते हैं, इसके बाद हम लोग टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव के बारे में डिस्कस करेंगे। द एग्जीक्यूटिव इज़ हेरिडिटरी when its power is vested in a person according to hereditary principle. This type of executive is found in United Kingdom, Norway, Sweden, Denmark, Belgium, Holland, Japan and Nepal। इस नोट से मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि जो हेरिडिटरी एग्जीक्यूटिव होता है वो एक्चुअली है क्या। मान के चलिए एक फैमिली ही उस पोस्ट को हमेशा क्या करता है, बिलोंग करता है। उस पोस्ट के लिए एक फैमिली के ही आने वाले डिसेंडेंट जो है चुने जाएंगे एग्जीक्यूटिव के हेड के रूप में। तो इस प्रकार का एग्जीक्यूटिव हमें देखने के लिए मिलता है ग्रेट ब्रिटेन में, जहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन या जिसे हम लोग यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम के रूप में मैंने यहाँ पे नोट्स में लिखा है। ऐसे नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, बेल्जियम में भी हमें इसी प्रकार का एग्जीक्यूटिव देखने के लिए मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा थियोरेटिकल नोट्स है। एक बेसिक क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कितने टाइप्स के होते हैं ये आपको बताना है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। नंबर 1 रियल एग्जीक्यूटिव और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, रियल एग्जीक्यूटिव और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। नंबर 2 देखिए, सिंगुलर एग्जीक्यूटिव या प्लूरल एग्जीक्यूटिव। नंबर 3 में हेरिडिटरी, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, इसे हम लोग कहते हैं हेरिडिटरी या इलेक्टेड या नॉमिनेटेड, ये थर्ड टाइप है।
नंबर 4 है पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो चलिए एक बेसिक क्वेश्चन है कि इंडिया में किस टाइप का एग्जीक्यूटिव पाया जाता है। तो इंडिया की एग्जीक्यूटिव की यदि बात करें, द यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एज द हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। तो हमारे यहाँ पे एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव पाया जाता है, ठीक है। आप रियल एग्जीक्यूटिव नहीं कह सकते, क्योंकि देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट जो है हमारे यहाँ पे जो काम करता है वो कैसे काम करता है, तो एडवाइस पे काम करता है, एड एंड एडवाइस। ये एडवाइस किसके द्वारा दिया जाता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसका हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। तो हम लोग कह सकते हैं एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमारे यहाँ पे जो है एक इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड हेड है, ठीक है। पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव हमारे यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव आते हैं पॉलिटिकली इलेक्टेड होके, वो परमानेंट नहीं होते हैं, वो टेम्प्रेरी होते हैं। 5 ईयर्स का जो टर्म होता है वो कंप्लीट कर सकते हैं, या तो उससे पहले भी वो डिसॉल्व हो सकते हैं अपने पोस्ट से, या उनके पोस्ट से उनको हटाया जा सकता है अलग अलग वेरियस रीजन से। तो आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव पाया जाता है, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक एग्जीक्यूटिव जो है वो इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव होता है, जिसे चुना जाता है, ठीक है। तो इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव हमारे यहाँ पे पाया जाता है। अंडरस्टूड? ओके, चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो फर्स्ट नंबर है रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। देखिए एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें क्या होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाया जाता है। तो हमारे यहाँ भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अंडरस्टूड? क्या बोला जा रहा है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे इंडिया में भी पाया जाता है। A definite distinction is made between the nominal and the real executive. The chief executive or the state may be hereditary monarch as the British king or queen, or elected president as in India, but the exercise only nominal powers. Legally, he possesses all the power, the constitution, but in practice, the exercise none of them. So his position is titular. इसका मतलब क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पे एक ऐसा लाइन लिखा गया है जिसको पढ़ने के बाद बोला जाता है कठपुतली जैसे कहते हैं ना, बस केवल वही है। ही सर्व एज ए एम्बलम ऑफ द नेशनल यूनिटी, ही मे एट द मोस्ट यूज हिज इन्फ्लुएंस। द रियल एग्जीक्यूटिव पावर इज इंजॉयड बाय द कैबिनेट और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द रियल एग्जीक्यूटिव एंड द टिट्यूलर एग्जीक्यूटिव आर combined in the single office of the president in the presidential form of government as in the USA. So there are, देखिए क्या होता है कि जब आप एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो आप दूसरे के साथ में भी उसको थोड़ा मिक्स कर सकते हैं। अब बताइए कि हमारे यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव पाया जाता है, जैसे रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, क्या हमारा प्रेसिडेंट के पास में रियल पावर है? तो आप बोलेंगे नो। लेकिन यूएसए के पास तो रियल एंड नॉमिनल पावर है, तो आप कंपैरिजन कैसे करेंगे? तो डेफिनेटली आपको एक न्यू वर्ड आपको क्रिएट करना होगा। हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, ठीक है, लेकिन उसके पास रियल पावर नहीं है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव हमारा नहीं है, क्योंकि वो पूरे होल लाइफ तक नहीं रहेगा, ठीक है। एक टर्म उसके लिए फिक्स किया गया है 5 ईयर्स, उसी टर्म को फुलफिल करके वो अपने पोस्ट से रिज़ाइन कर देगा। तो एक टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव है जिसे हम लोग कहते हैं रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। तो चलिए नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे है सिंगल एग्जीक्यूटिव एंड प्लूरल एग्जीक्यूटिव। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए रीडिंग करते हैं। सिंगल एग्जीक्यूटिव इज दैट इन विच एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इज वेस्टेड इन वन पर्सन। क्या कह रहा है? सिंगल एग्जीक्यूटिव उसको कहते हैं जहाँ पे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है, पावर जो है, वो केवल एक इंसान में वेस्टेड होता है। द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए प्रोवाइडेड द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव। जहाँ पे यूएसए की बात जब करते हैं तो एक प्रेसिडेंट में ही सारा पावर क्या है, दे दिया जाता है। बेस्ट एग्जाम्पल है सिंगल एग्जीक्यूटिव का यूएसए। तो बताइए, अभी यूएसए का जिक्र तो हम लोग इसके पीछे वाले स्लाइड में भी किए हैं ना, यहाँ पे इसमें भी किए हैं और यहाँ भी कर रहे हैं। सो क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब है कि टाइप तो अलग अलग है, बट फीचर्स जो है ना एग्जैक्ट एक जैसा नहीं है सभी में। और कुछ एग्जीक्यूटिव में ऐसे भी फीचर होते हैं जो ओवरलैप करता है। सिंगल एग्जीक्यूटिव का जो पावर है वो आपको अदर में भी देखने के लिए मिल सकता है, या वो दूसरे में भी मिल सकता है। इसको कहते हैं ओवरलैपिंग। तो फीचर्स जो है वो ओवरलैप कर सकता है, रिगिड फीचर्स नहीं है। रिगिड फीचर्स किसी भी कंट्री में नहीं। आप बिल्कुल इसमें से किसी भी टॉपिक को मिला के एक कंट्री में सारे फीचर्स को ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं।
Council of Minister या cabinet in a parliamentary form of government falls under this category as it works like a team under the leadership of the prime minister. देखिए, एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे हम लोग कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, नॉन परमानेंट और एग्जीक्यूटिव है, बट दे आर द एग्जीक्यूटिव. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट इन अ पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट falls under this type of executive, where the leader act on the advice of the cabinet, कह सकते हैं आप. So where the executive authority is vested in a group of person, ठीक है, who share such authority, it is known as plural or collective executive. बहुत बेस्ट एग्जाम्पल यदि मैं आपको अभी प्रेजेंट सिनेरियो में दूँ तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो चाहेंगे वो नहीं कर सकते. उसका कैबिनेट जो है जो एडवाइस करेगा वही करेंगे. इसलिए नरेंद्र मोदी जब कोई काम करता है तो वो भी डिपेंडेंट है, क्योंकि उनका एक ग्रुप है और वो ग्रुप उसको एडवाइस करता है, तो उस एडवाइस पे वो काम करता है. चलिए नेक्स्ट यदि बात करें, द फेडरल काउंसिल ऑफ स्विट्जरलैंड कंसिस्टिंग ऑफ द 7 मेंबर्स प्रोवाइडेड द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सच एग्जीक्यूटिव. जब हम लोग स्विट्ज़रलैंड की बात करते हैं और वहाँ पे जो फेडरल काउंसिल है उसकी जब बात करते हैं तो 7 मेंबर्स जो है वो मिल के जो है वहाँ की एग्जीक्यूटिव वर्क को संभालते हैं. तो इट इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ प्लूरैलिटी. आप कह सकते हैं कि स्विट्ज़रलैंड में जो एग्जीक्यूटिव सिस्टम है वो प्लूरैलिटी एग्जीक्यूटिव सिस्टम है. नेक्स्ट की बात करें तो ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स हैव द सिंगल एग्जीक्यूटिव एक्सेप्ट अ फ्यू. देखिए पूरे देश पूरे वर्ल्ड की यदि बात करेंगे तो फ्यू कंट्री में ही केवल क्या होता है हमारा जहाँ पे प्लूरैलिटी देखने के लिए मिलता है एग्जीक्यूटिव के अंदर में, लेकिन कुछ मैक्सिमम स्टेट्स में आपको सिंगुलैरिटी देखने के लिए मिलेगा. सिंगुलैरिटी. चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं. नेक्स्ट हमारा है हेरिडिटरी, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड. चलिए इसको भी थोड़ा डिस्कस करते हैं. द एग्जीक्यूटिव इज हेरिडिटरी व्हेन इट्स पावर इज वेस्टेड इन अ पर्सन अकॉर्डिंग टू हेरिडिटरी प्रिंसिपल. आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो आपका पहला लाइन है बहुत ही बेस्ट लाइन है, डिफाइनिंग करने वाला लाइन है ये. द एग्जीक्यूटिव इज हेरिडिटरी व्हेन इट्स पावर इज वेस्टेड इन अ पर्सन अकॉर्डिंग टू हेरिडिटरी प्रिंसिपल. सो नाउ दिस टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव इज फाउंड इन यूनाइटेड किंगडम्स, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, बेल्जियम, होलैंड, पोलैंड, जापान एंड नेपाल. देखिए फिर यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है ना, तो मैंने बताया कि जो फीचर्स है वो ओवरलैप होगा, बट डिफाइनिंग जो पॉइंट्स है वो आपको याद रखना है. ऐसा नहीं है कि यदि कोई नेशन इस कैटेगरी में पड़ा तब वो उस कैटेगरी में नहीं आएगा. यू कैन सी द सिमिलर फीचर्स इन अ कंट्री जहाँ पे अलग अलग टाइप के फीचर्स आपको मिल जाएंगे. तो नेक्स्ट है द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द साउथ अमेरिका या साउथ अमेरिकन रिपब्लिक लाइक द बोल्विया, like a Chile, like a Mexico, like a Brazil and Peru are elected directly by the people. शायद मैं एक लाइन छोड़ रहा हूँ, चलिए उसको भी रीडिंग कर लेते हैं. The executive is called elective when the head of the state is elected directly or indirectly. बहुत डिफाइनिंग लाइन मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है. इलेक्टेड किसको बोलेंगे, चाहे डायरेक्ट इलेक्शन हो चाहे इनडायरेक्ट इलेक्शन हो. If the executive is elected with the help of election, by the help of vote of the people, directly or indirectly, then the executive is called elected executive. Similarly, देखिए एक और important लाइन मैंने यहाँ पे लिखा है, the president of the USA and that of the India are elected by the electoral colleges. कितना सिमिलैरिटी है. USA का जो प्रेसिडेंट होता है जब उसका चुनाव होता है तो उसके लिए भी एक इलेक्टोरेट कॉलेज बनाया जाता है, इलेक्टोरल कॉलेजेस बनाया जाता है, और जब इंडिया का भी इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का तो उसमें भी इलेक्टोरल कॉलेजेस बनाया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इन सम कैंटन्स ऑफ द स्विट्जरलैंड एन एग्जीक्यूटिव इज इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इलेक्शन. अगेन द सर्टेन एग्जीक्यूटिव्स आर नॉमिनेटेड. The Viceroy, the Governor Generals in the British India were nominated by the British government. They were not the elected or hereditary, but some Governor General of India once when Britain ruled India as a colony, that time the British government nominate some person as a Governor General of India. So हम लोग कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो रूल करने के लिए जो एग्जीक्यूटिव आता था
जिसे हम लोग गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वाइस रॉय ऑफ इंडिया, लॉर्ड जिसे कहते थे हम लोग, ये सारे नॉमिनेटेड होते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में। तो ये भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइप है ये हमारा पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स टू विच द पॉलिटिशियंस आर इलेक्टेड अपॉइंटेड कॉन्स्टिट्यूट द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। डिफाइनिंग लाइन है, द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड द मिनिस्टर्स form this executive. The civil servant of all types who are appointed through recruitment are known as the non-political and permanent or career executive. Wow, beautiful line है. The civil servants of all types who are appointed through recruitment are known as non-political and permanent and the career executive. Where you can say the politicians who are elected and appointed by the constitute the political executive are the non-permanent executive. Okay, non-career executive भी आप कह सकते हैं, because 5 साल के भीतर उसे हटाया जा सकता है। ठीक है, उसे हटाया जा सकता है, परमानेंट नहीं होता। 5 साल के बाद दोबारा इलेक्शन होगा, कोई और भी चुन के आ सकता है। ओके, तो चलिए ये है हमारा। नेक्स्ट है, दे कंटिन्यू इन ऑफिसेस यूजुअली टिल रिटायरमेंट। They remain politically neutral and possess expert knowledges in administration. My dear, मैं डिस्कस कर रहा हूँ परमानेंट एग्जीक्यूटिव का, मैं डिस्कस कर रहा हूँ नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, मैं डिस्कस कर रहा हूँ द सिविल सर्वेंट्स का। They remain the politically neutral and possesses expert knowledge in administration. ये वो लोग होते हैं जिनमें प्रशासन के प्रति जो है ना काफ़ी एक्सपर्ट नॉलेज होता है उनके अंदर में। वो न्यूट्रल होते हैं, किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते, एक्सपर्टीज़ उनके अंदर भरा होता है एडमिनिस्ट्रेशन का। और वो जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उसे वो एडवाइस करते हैं। दे एडवाइजेज एंड असिस्ट द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव फॉर्मुलेट्स पॉलिसीज वाइल द ब्यूरोक्रेसी एडमिनिस्टर्ड द पॉलिसी। ये भी लास्ट लाइन वेरी ब्यूटीफुल लाइन है। द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव फॉर्मुलेट्स पॉलिसी वाइल द ब्यूरोक्रेसी एडमिनिस्ट्रेट पॉलिसीज। क्या कहना चाह रहा है, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो लोगों के द्वारा चुन के आते हैं, है ना, वोट देने के बाद जिनको चुन के भेजा जाता है, वो लोग लेजिस्लेचर में बैठने के बाद नियम कानून बनाते हैं। और जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं वो नियम कानून को लागू कराते हैं। अंडरस्टूड। ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है? ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है वो सर्वेंट जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे के आते हैं, वो पब्लिक सर्वेंट, नॉट द सर्वेंट, माय मिस्टेक, वो पब्लिक सर्वेंट जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे के आते हैं, अपॉइंट होके आते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, जो लोग परीक्षा दे के आते हैं वो लोग पब्लिक सर्वेंट होता है। वो सारे पब्लिक सर्वेंट जस्ट ओनली फॉर्मुलेट्स द पॉलिसी। अंडरस्टूड? ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए, एक बहुत ही बेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मालूम होना चाहिए। जिन महान व्यक्ति का मैंने यहाँ पे फ़ोटो चिपकाया है, इसे तानाशाह कहा जाता है, ग्रेटेस्ट तानाशाह में इनका नाम लिया जाता है। हु सेड दैट पार्लियामेंट इज़ अ प्लेथिंग? देखिए क्या कह रहा है, हु सेड दैट पार्लियामेंट इज़ अ प्लेथिंग? किसने बोला था? महाशय का नाम है मुसोलिनी। महाशय का नाम है मुसोलिनी। चलिए इनके बारे में कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। मुसोलिनी सेट आउट टू रिस्टोर इटलीज स्टेटस एज ए मेजर यूरोपियन पावर। यदि मुसोलिनी नहीं होता तो यूरोप का मतलब इटली का जो खोया हुआ जो सम्मान था, जो पावर था, वो शायद रिस्टोर दोबारा नहीं हो पाता। बट मुसोलिनी ने वो सम्मान को दोबारा जो है ना वापस दिलाया, भले ही वो तानाशाह था। ओके, Mussolini had strong state control and cult of personality kept the dictatorship together. Mussolini coined the term fascism and promoted it as a viable alternative to the socialist radicalism and legislative paralysis. He stated that fascism would put an end to the government corruption and labor unrest while preserving capitalizing and private. चलिए थोड़ा उनके बारे में, लाइफ के बारे में जानते हैं। 29 जुलाई 1883 में जन्म है और 28 अप्रैल 1945 में इनका मृत्यु बताया जा रहा है। was an Italian dictator, journalist who founded and led the National Fascist Party.
He was the Prime Minister of Italy from the March on Rome in 1922 until his deposition in 1943, as well as Duke of Italian fascism, and from the establishment of the Italian fascists of the combat in 1919 until his summary executive in 1945 by the Italian partitions. Next, as dictator of Italy and principal founder of fascism, Mussolini inspired, supported the international spread of fascist movement during the interwar period. तो ये था इनका छोटा नोट्स। आप चाहे तो इसको कॉपी कर सकते हैं पोस्ट करके, और ये मिस्टर मुसोलिनी का महाशय का ये यहाँ पे मैंने फ़ोटो आप लोग के लिए थोड़ा बना दिया था कि शायद कभी कभी बुक में यदि आपको मिल जाए इनका फ़ोटो देखने के लिए तो आप इनको पहचान सकें। बहुत ही महान व्यक्ति थे, ठीक है। तो ऐसा है कि काफ़ी ज़्यादा, चलिए थोड़ा इसको हटाते हैं, स्क्रीन पे ये आ चुका है, डिस्टर्ब कर रहा है। सो इरेज ऑल करते हैं, देन इसको क्लिक करते हैं। चलिए, तो अभी तक जो है ना थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इस पेन को यूज़ करने में, पेन टैब पे। तो चलिए धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा। आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये है पॉलिटिकल साइंस का नेक्स्ट क्वेश्चन। हु एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। जो लोग गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, रेलवे, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हु एक्ट एज अ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? नंबर 1 प्रेसिडेंट, नंबर 2 प्राइम मिनिस्टर, नंबर 3 स्पीकर, नंबर 4 द वाइस प्रेसिडेंट। तो लेट्स we first understand something about the Rajya Sabha. So what are the important points related to the Rajya Sabha? So we will discuss in this small points. Let's start. Rajya Sabha should consist of not more than 250 members. तो बहुत important point है, और इस point को यदि मैं बात करूँ थोड़ा सा, चलिए थोड़ा डिस्कस करता हूँ इसके बारे में। और पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, वर्क नहीं कर पा रहा हूँ आज। तो सबसे पहले तो मालूम होना चाहिए आपको कि हमारा जो लोकसभा है, हमारा जो लोकसभा है और हमारा जो राज्यसभा है, ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा। और इसके साथ जब हम लोग प्रेसिडेंट को मिला देते हैं, प्रेसिडेंट को मिला देते हैं, ये तीनों फैक्ट को ध्यान में रखिए। प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, जब हम तीनों को मिला लेते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, उसके बारे में जान लेते हैं। इसे हम लोग कहते हैं पार्लियामेंट। इंडिया का जो पार्लियामेंट है, इंडिया का जो पार्लियामेंट है वो बनता किससे है? तो 3 बॉडी को मिला के बनता है। एक तो पहला वो है जिसे हम लोग कहते हैं प्रेसिडेंट, दूसरा वो है जो लोकसभा, और जो है राज्यसभा। यहाँ पे जो डिस्कस करना है हम लोगों को वो है राज्यसभा से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि राज्यसभा के लिए जब हम लोग बात करें तो राज्यसभा में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है 250 मेंबर्स। राज्यसभा में 250 मेंबर्स होता है, जिसमें से प्रावधान क्या है हमारे पास में 238 मेंबर जो है वो चुन के आएगा। और तीसरा प्रावधान क्या है कि जो 12 मेंबर बच गए इसे हमारा जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनेट करेगा। इसी पॉइंट को मैंने यहाँ पे लिखा है राज्यसभा से रिलेटेड 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट मैं बता दूँ, जो देश का वाइस प्रेसिडेंट चुना जाता है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, वाइस प्रेसिडेंट, जब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, जो इलेक्शन में जीत जाता है वही राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाता है। क्या बन जाता है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के रूप में वो आ जाता है। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट था ये चेयरमैन। थोड़ा प्रैक्टिस कर ले रहा हूँ मैं भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या क्या पॉइंट है रीडिंग करते हैं नोट में। द राज्यसभा शुड कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 250 मेंबर्स, 238 members representing the state and the union territories and 12 members nominated by the president. Rajya Sabha is a permanent body and is not subject to dissolution. याद रखिए, लोकसभा डिसॉल्व हो सकता है, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता है। लोकसभा डिसॉल्व हो सकता है, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता है। याद रखिए कि राज्यसभा के जो
मेंबर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, वो परमानेंट होते हैं, ठीक है। हाउएवर 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर एवरी सेकेंड ईयर। 1/3 जो मेंबर होता है राज्यसभा का एवरी सेकेंड ईयर में रिटायर हो जाता है एंड आर रिप्लेस्ड बाय द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स, और नए मेंबर्स आ जाते हैं। ईच मेंबर इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राज्यसभा के मेंबर कितने साल के लिए इलेक्टेड होते हैं? तो 6 साल के लिए होता है। राज्यसभा के मेंबर कितने साल के लिए इलेक्टेड होते हैं? तो 6 साल के लिए होते हैं, याद रहेगा। जबकि लोकसभा के लिए कितने साल के लिए होता है? लोकसभा में 5 साल के लिए होता है। लोकसभा में कितने साल के लिए होता है? 5 साल के लिए होता है। राज्यसभा में कितने साल के लिए होता है? 6 साल के लिए होता है। लोकसभा का जो मेंबर चुन के जो आता है वो उसको पीपल वोट देता है। कौन वोट देता है? पीपल, याद रखिए। लोकसभा में जो लोग आता है चुन के उसे पीपल वोट देता है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। इसे डायरेक्ट इलेक्शन कहा जाता है। अब जो डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा जो चुन के आया है, जो डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा जो चुन के आया है, वही वोट दे के अब चुनता है राज्यसभा के मेंबर को, ठीक है। जो डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा जो चुन के आया है उसी को अब वो चुनता है किसको? राज्यसभा के मेंबर को। इसलिए हम लोग इसे कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन इसे कहते हैं। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, बिसाइड देयर इज ऑल्सो द पैनल ऑफ द वाइस चेयरमैन इन द राज्यसभा। द सीनियर मोस्ट मिनिस्टर हु इज मेंबर ऑफ द राज्यसभा इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एज द लीडर ऑफ द हाउस। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। द हाउस ऑल्सो इलेक्ट डेप्यूटी चेयरमैन फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर। तो एक वाइस प्रेसिडेंट भी होता है, वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे एक्स ऑफिशियल चेयरमैन। उसके बाद एक डेप्यूटी चेयरमैन चुना जाता है। जो लोग मेंबर होते हैं उसी मेंबर में से चुना जाता है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए क्या है? तो नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिटिकल साइंस का ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको देखते हैं। द डिस्क्रिशनरी पावर इज गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू दी। तो देखिए डिस्क्रिशनरी पावर किसको दिया गया? प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। देखिए डिस्क्रिशनरी जब पावर की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है जहाँ से मैं लिया था, तो उस क्वेश्चन को जब मैं पढ़ा, एनालाइज किया, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे जो ऑप्शन जो है ना वो थोड़ा गलत बना दिया गया। फिर भी मैंने क्वेश्चन वैसे ही पिक किया। मैं सोच रहा था कि जब मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा तो बगल में मैं नोट्स तो दूंगा ही, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को छेड़छाड़ नहीं किया है। ये WB वेस्ट बंगाल बोर्ड में 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और मैंने सर्च मार के देखा, इधर उधर से पता लगा के देखा, तो पता चला कि इसका आंसर ना गवर्नर दे रहे हैं। तो डिस्क्रिशनरी पावर जो है ना, ये तो प्रेसिडेंट के पास में भी है। देखिए मैं बगल में एक छोटा सा नोट्स लिखा हूँ, इसको देखिए। एक्सेप्शनल सिचुएशंस आर कंसीडर विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर। In India, the president and the governor are given this discretionary power to select the legislative or a state assembly members. Among other things, these powers are also free of judiciary and legal issues. तो कुछ डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर को, स्टेट के जो गवर्नर होते हैं उनको और जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। तो चलिए थोड़ा इसको मैं लिख देता हूँ। आपका इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर मेरे पास में होना चाहिए A and B बोथ होना चाहिए। A and B बोथ होना चाहिए। आप लोग याद रखिए, यदि आपके एग्ज़ाम में प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आता है, मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट को जो ना ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, क्योंकि वो हायर अथॉरिटी है। गवर्नर से ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर है उनके पास में। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन यदि गवर्नर यदि नहीं होता तो मैं तो इसको ऑप्शन A देता। और इस सिनेरियो में, जिस सिनेरियो में ये मुझे यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है, इस प्रकार के सिनेरियो में मैं तो A के साथ ही जाऊँगा कि ठीक है, मैं B के साथ नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि प्रेसिडेंट इज़ मोर पावरफुल देन गवर्नर। दैट इज़ द रीज़न, और मैं इसलिए प्रेसिडेंट के साथ जा रहा हूँ। चलिए तो इसका आंसर A देके आगे बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है उसको भी चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा द मिनिमम एज क्राइटेरिया। द मिनिमम एज क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया इज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए थोड़ा प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 58 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट unless he is the citizen of India,
has completed the age of 35 years and is qualified for election as a member of the House for the People. A person shall not be eligible if he holds any office or profit under the government of any of India or the government of any state या अंडर द एनी लोकल एंड अदर अथॉरिटी सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ एनी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। सो चलिए इसको थोड़ा सा छोटे छोटे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। और क्या है पॉइंट्स? सबसे पहला चीज़ कि आर्टिकल 58 जो है हमारा क्या डील करता है, सो पढ़ लीजिए पहला लाइन में। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 58 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, no person shall be eligible for election as a president unless he is a citizen of India। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि सेक्शन 58 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में मेंशन है। आर्टिकल 58 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 58 है उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में मेंशन है। पहला जो क्राइटेरिया है वो क्या है? पहला जो क्राइटेरिया हमारा बोला गया सबसे पहले भाई कि आपको सिटीज़न होना होगा इंडिया का। दूसरा जो क्राइटेरिया है कि आपका 35 इयर्स होना चाहिए। तीसरा जो क्राइटेरिया है आपके पास में एमपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए, चाहे आप लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, आप एलिजिबल होना चाहिए लोकसभा राज्यसभा का। ये आपका ये हो गया। तो चौथा जो पॉइंट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी गवर्नमेंट में, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर ले या आप स्टेट गवर्नमेंट की बात कर ले, ये दोनों जगहों पे आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट ऑफ ऑफिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रेसिडेंट को सिटीज़न ऑफ इंडिया होना होगा, 35 साल कंप्लीट करना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट बनना होगा, एलिजिबल होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट जो मैंने बोला वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में किसी भी प्रकार का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। तो गाइज इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है 35। तो देखिए इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। रीज़न क्या है? क्योंकि ये 32 मिनट्स का वीडियो हो चुका है और इसका जो रिमेनिंग पार्ट्स है मैं वो पार्ट 2 में लेके आऊँगा और आप लोग लास्ट तक बने रहें हमारे वीडियो में। इसके लिए थैंक यू। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर हिट करके रखिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू।